चलिए मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण ये सब पढ़ा था। स्वरों की वर्गीकरण में कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे आपकी जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो वो चीज़ें आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। बात की जाए जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, यानी जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार से बोले जा सकते हैं, यानी जिह्वा के कुल कितने भाग होते हैं। तो जिह्वा के कुल 3 भाग होते हैं और जिह्वा के आधार पर स्वरों का भी कुल कितना भेद होगा, तो 3 भेद होगा, जिसमें आपका पहला होगा अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा होगा मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर। अब देखिए, जिह्वा के 3 भाग हुए, अग्र, मध्य और पश्च। यानी ऐसे स्वर जो जिह्वा के अग्र भाग से बोले जाएंगे वो अग्र स्वर कहलाएंगे, और जो स्वर जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाएंगे वो मध्य स्वर कहलाएंगे, और जो स्वर जिह्वा के पश्च भाग से बोला जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका पश्च स्वर कहलाएगा। तो सबसे पहले अग्र स्वर की परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसे स्वर जो जिह्वा यानी जीभ, जो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जो जिह्वा के मध्य भाग से, मध्य भाग यानी आड़ी स्थिति, मध्य भाग से बोले जाते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। बात करें पश्च स्वर की तो ऐसे स्वर जो जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब देखिए, ऐसे स्वर जो जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं उसे अग्रस्वर कहते हैं। जो स्वर जिह्वा के मध्य भाग या आड़ी स्थिति से बोले जाते हैं उसे मध्य स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जो जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं।
अब देखना है कि इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। अगर अग्रभाग की बात करें, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर में आता है आपका ई, बड़ी ए और ऐ। ये चार स्वर किस में आते हैं? ये चार स्वर आपके अग्रभाग में आते हैं। मध्य भाग की बात की जाए तो मध्य भाग में आपका केवल आ आता है, यानी आ किस में आता है? आपके मध्य भाग में आता है, यानी जीवा के आड़ी स्थिति से बोले जाने वाला स्वर क्या होता है? केवल आ होता है। बाकी जितने स्वर आपके बच जाते हैं सब किस में आ जाते हैं? पश्च स्वर में आ जाते हैं। यानी पश्च स्वर में कौन कौन सा आता है? तो आपका आ हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अ हो जाएगा। एक इसमें आएंगे तो ये आपके पश्च स्वर में आएंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, और तीन भेद कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कभी भी किसी भी परीक्षा में आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे केवल वर्ड के बारे में पूछा जाएगा। ऑप्शन देगा तो इसमें से 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा मध्य स्वर कौन सा है या अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, बस। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे फिर चलते हैं। लिख रहे हैं? ठीक, हो गया। चलिए, आगे देखेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद, यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की आकृति कैसी बनती है और हम स्वरों को ओष्ठ के आधार पर कैसे बोल पाते हैं। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर की बात की जाए तो ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है गोलीय स्वर, इसी को बोलते हैं वृत्तमुखी। गोलीय स्वर या वृत्तमुखी स्वर। दूसरा आपका होता है अगोलीय, अगोलीय स्वर या अवृत्तमुखी स्वर। अगोली या अवृत्तमुखी स्वर। देखिए, गोली का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिसके बोलने में हमारे होस्ट की आकृति क्या हो जाती है? गोलाकार हो जाती है या वृत्त के आकार की हो जाती है, तो उसे गोली या वृत्तमुखी कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में हमारे मुख की आकृति यथावत रूप में बनी रहती है, गोलाकार नहीं होती है, उसे अगोली या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की आकृति या होस्ट की आकृति लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। उच्चारण में ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति गोलाकार या वृत्ताकार रूप में हो, उसे गोली या
वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति देखिए, यहाँ पर आकृति भूल गए, बताया भी नहीं आप लोग। ओष्ठ की आकृति गोलाकार रूप में नहीं होती है, उसे आगोली या आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसे आगोली या आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। फिर से देखते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोलाकार होती है उसे गोलीय स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती है उसे अगोलीय या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कि गोलीय और अगोलीय में कौन कौन से स्वर आते हैं। अगर गोलीय की बात की जाए तो गोली में आपका आ जाता है ऊ और बड़ा ऊ और औ। ये जो चार स्वर होते हैं एक इसमें आते हैं, आपके गोलीय में आते हैं। इसके बाद अगोलीय की बात की जाए तो अगोलीय में आता है आपका आ, छोटी, बड़ी, ए और ए। ये स्वर किस में आते हैं तो ये आपके अगोलीय में आते हैं। आपको केवल यही याद करना है, परिभाषा नहीं पूछेगा, परिभाषा आप लोग जानते रहिए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक, कौन सा चीज़? री का प्रयोग नहीं करते हैं। री का प्रयोग इस रूप में नहीं करते, न ओष्ठ के आधार पर करते हैं, न जीवा के आधार पर करते हैं, न तो मुख के आधार पर करते हैं। कहीं उल्लेख नहीं मिलता उसका, क्योंकि वो संस्कृत का स्वर होता है और ये हिंदी के आधार पर चलता है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम मुख के आधार पर स्वर के भेद, यानी मुख के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है और कितने प्रकार से बोला जाता है। मुख के आधार पर स्वर के भेद। बात करें मुख के आधार पर स्वर के भेद की, तो मुख के आधार पर स्वर के कुल 4 भेद होते हैं। कुल 4 भेद होते हैं। पहला होता है विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा होता है संवृत और चौथा होता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत ये 4 प्रकार का होता है। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुला हुआ, संवृत का मतलब होता है लगभग बंद हुआ, अर्धसंवृत का मतलब आधा बंद हुआ। एक बार इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका
उच्चारण, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुला होता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुला होता है, उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखिए विवृत तो लगा हुआ है, सामने अर्ध लग गया, अर्ध माने आधा, तो इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुला होता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार क्या होता है, उस समय आधा खुला होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धविवृत स्वर कहते हैं। अब समृत का मतलब होता है सकरा या लगभग बंद हुआ होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद होता है, उसे समृत स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद होता है उसे क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। और अर्ध माने होता है आधा, समृत माने होता है बंद। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद होता है उसे अर्धसमृत स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ आधा खुला होता है और यहाँ आधा बंद होता है, जैसे लगता है कि बात एक ही हो रही है, चाहे आधा खुला हो चाहे आधा बंद हो, लेकिन यहाँ वर्णों को बोलने में या स्वरों को बोलने में अंतर आता है, उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। समृत का मतलब होता है सकरा, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। ठीक, हाँ, लगभग आधा मुख द्वार आधा बंद होता है। लगभग भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, चाहे लगभग आधा बंद हो चाहे आधा बंद हो, बात एक ही हुई। ठीक, अब क्या होता है, अगर यहाँ देखते हैं विवृत,
तो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। तो ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसके बोलने में हमारा मुख क्या होता है, पूरा खुला होता है? तो ऐसा आपका एक स्वर होता है जिसका, हाँ, आ, इसमें आपका केवल आ आता है, ठीक। और अर्धविवृत यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण हमारा मुख द्वारा लगभग आधा खुला होता है, तो इसमें आता है आपका आ, ऐ और औ। ये तीन किस में आते हैं, इसमें आते हैं। समृद्ध का मतलब होता है लगभग बंद हुआ, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में क्या होता है, हमारा मुख द्वार लगभग बंद हुआ होता है। तो इसमें आता है आपका छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। एक इसमें आता है तो ये समृद्ध में आता है, ठीक। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है जिसमें मुख द्वार क्या होता है, आधा लगभग बंद होता है या आधा बंद होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध कहते हैं। इसमें आता है आपका ए और ओ, ए और ओ, यानी जो वृद्धि स्वर होते हैं ए इसमें आ गए, और जो आपके गुण स्वर होते हैं उसमें आ गए। ई और ऊ के स्वर इसमें आ गए, इसमें केवल आपका आ आता है, ठीक। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, ये आपके स्वरों का विभाजन था। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा मिलता है वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है और किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। चलिए, वर्णों का उच्चारण स्थान। यानी किसी भी वर्ण को बोलने में हमारी जिह्वा हमारे मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख विवर के स्थान क्या होते हैं। मुख विवर में यानी मुख में कौन कौन से स्थान होते हैं जिसमें क्या होती है, जिह्वा वर्ण को बोलने में हमारे मुख को स्पर्श करती है। तो देखते हैं। चलिए, यहाँ जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है गले के पास, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, आदमी जैसा लग रहा है ना, चलिए लगे बस वही बहुत है, ठीक। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं कंठ, यानी ये गले में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं कंठ। यहाँ से हमारी श्वास निकलती है, सीधा कंठ की तरफ आती है मुख से, और जो नाक होती है यहाँ से नाक की श्वास निकलती है वो भी कहाँ आती है, मुख की तरफ, यानी कंठ में ही आती है। जहाँ ये दोनों श्वासें मिलती हैं इसके जस्ट ऊपर का भाग मुख में, इसको बोलते हैं तालु। यह कोमल भाग होता है। तालु के आगे जाएंगे, जो ये मुख होता है, मुख में आगे दांत के जस्ट पीछे का जो खुरदुरा कठोर भाग होता है इसको बोलते हैं मूर्धा।
मूर्धा के आगे आएंगे तो ये है आपका दंत, और इसके आगे अधर यानी ओष्ठ मिलता है आपको, और ये है आपकी नासिका। यानी किसी भी वर्ड को बोलने में हमारी जो जिह्वा होती है वो इन स्थानों को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। जिस वर्ड को बोलने में जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श कर देती है वही क्या हो जाता है, वर्ड का उच्चारण स्थान हो जाता है। यानी जिस स्थान को स्पर्श करेगी वही क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। जैसे अगर हम क बोलते हैं क, तो क कहाँ से निकल के आता है, कंठ से निकल के आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंठ वर्ड बोलेंगे। लेकिन क के बाद जब हम बोलते हैं च, कभी भी आप इसको तेज़ी से बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क के बाद क के बाद जैसे आप बोलते हैं च में हमारी जीवा कहाँ चली जाती है, तालु पर चली जाती है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाता है, तालु। लेकिन च के बाद जैसे हम बोलते हैं ट, जब हम ट बोलते हैं तो हमारी जीवा कहाँ आती है, मूर्धा। देखिए क च त आगे आती है, तो ये कहाँ स्पर्श करती है, मूर्धा, यानी उसका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा। अब जैसे हम बोलते हैं त, देखिए क च ट त, जैसे हम त को बोलते हैं तो हमारी जीवा किसको स्पर्श करती है, दंत को स्पर्श करती है, यानी त का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, दंत होगा। इसी प्रकार जब हम प को बोलते हैं प, यानी क, देखिए हमारे ओष्ठ यहाँ तक स्पर्श नहीं होते आपस में। क च ट त प, जैसे ही हम प को बोलते हैं हमारे दोनों ओष्ठ आपस में क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं, यानी इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो जाता है, ओष्ठ। इसी प्रकार से हम जिस किसी भी वर्ड को बोलते हैं और उसको बोलने में हमारी जीवा कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान को स्पर्श करती है, जिस स्थान को स्पर्श कर देती है वही क्या हो जाता है, वर्ड का उच्चारण स्थान हो जाता है। तो यहाँ उच्चारण स्थान में हमको 5 स्थान 6 स्थान मिले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 स्थान मिले हुए हैं। इन 6 स्थानों से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं हम देखते हैं आगे। ठीक, इसको समझने के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए, सबसे पहला हमको उच्चारण स्थान मिला था कंठ। अब कंठ से कौन कौन सा वर्ड बोला जाता है, तो अ, बड़ा आ, इसके बाद क वर्ग। क वर्ग का मतलब पूरा, क ख ग घ ङ। इसके बाद ह और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा उच्चारण स्थान हमको मिला था तालु। तालु में आता है छोटी, बड़ी, च वर्ग, इसके बाद या और स। यही चीज़ जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सूत्र मिलता है, अकुह विसर्जन नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लेतु रसा नाम दंता, उपपद्मानी नाम ओष्ठ, यम गणना नाम नासिका, दौतो कंठ तालु, दौतो कंठ होता मकार से दंत ओष्ठ। ठीक, हाँ पंडित जी की तरह पढ़ते हैं ना। अकु विसर्जन नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लेतु रसा नाम दंता, उपपद्मानी नाम ओष्ठ, यम गणना नाम नासिका, दौतो कंठ तालु, दौतो कंठ ओष्ठ मकार से दंतोष्ठम। ठीक, ये पंडित जी की तरह पढ़ देते हैं आप लोग, लेकिन संस्कृत का सूत्र हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको हिंदी में केवल उच्चारण स्थान को समझते हुए चलना है। तो तीसरा हम देखते हैं हमको क्या मिला था, मूर्धा। मूर्धा में आता है आपका री, ट वर्ग, र और स। ठीक,
इसके बाद चौथा हमको मिला था दंत। दंत में आपका आता है त वर्ग, ल और श। इसके बाद पांचवा हमको मिला था ओष्ठ। ओष्ठ में आपका आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ एवं प वर्ग। इसके बाद छठा हमको मिला था नासिका। जितने भी वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं, वर्ग मतलब कुचु टुतु पू का जितना भी वर्ण होता है, सॉरी वर्ड होते हैं उनके वर्ग होते हैं, उनके पांचवें वर्ड जो होते हैं वो नासिका में जाते हैं। यानी जो नासिक वाले व्यंजन होते हैं, पांचवें वर्ड होते हैं, उनका उच्चारण स्थान इनके समान होगा और उनके साथ साथ नासिका भी होगा। जैसे ङ का उच्चारण स्थान देखें तो ङ कंठ और नासिका दोनों से होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कंठ और नासिका दोनों देता है तो हम प्रथम आदेश किसको मानते हैं? नासिका को मानते हैं। ठीक, जब नासिका नहीं रहेगा तो हम कंठ से मानेंगे इसका उच्चारण स्थान। उसी प्रकार य का उच्चारण स्थान हम देखेंगे तो य का क्या होगा? प्रथम आदेश नासिका का होगा, द्वितीय आदेश किसका होगा? तालु का होगा। उसी प्रकार ट का पांचवा वर्ड ड़ होता है, ड़ का जो उच्चारण स्थान होगा वो प्रथम आदेश नासिका का होगा, द्वितीय आदेश मूर्धा का होगा। न का प्रथम आदेश नासिका, द्वितीय आदेश दंत। उसी प्रकार म का प्रथम आदेश नासिका, द्वितीय आदेश ओष्ठ होता है। चलिए, तो यहाँ पर नासिका में प्रथम आदेश करते हुए हम लिखेंगे ङ ञ ड़ न म। इनके साथ साथ एक और वर्ड होता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार यानी बिंदी जो आ के ऊपर लगता है, तो उसका भी उच्चारण स्थान कहाँ होता है? नासिका होता है। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं, यानी जैसे अ और ई से मिलकर बनता है आपका ए, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। तो सातवां हमको मिलेगा कंठ और तालु। कंठ तालु में आपका आएगा ए और ए। इसके बाद आठवां हमको मिलता है कंठोष्ठ। अब देखिए कंठोष्ठ में आपका आता है ओ और औ, क्योंकि ये दो वर्डों से मिलकर बनेगा। आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो आ और उ मिलकर बनता है ओ, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाए कंठोष्ठ। एक और वर्ड होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आपका आता है व, यानी जब हम व को बोलते हैं तो हमारी जीवा क्या, हमारा ओष्ठ क्या होता है? पीछे जाकर दांत को स्पर्श करता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। ये आपके वर्डों का उच्चारण स्थान था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम इतना ही बस करते हैं। आगे की वीडियो में हम वर्डों का उच्चारण प्रयत्न देखते हैं। चलिए, सभी को धन्यवाद।